गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल BS एकेडमी। पिछले वीडियोस में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा DNA स्ट्रक्चर। इसमें अपन पढ़ाएंगे वाटसन क्रिक मॉडल, एक तो वाटसन क्रिक मॉडल और एक पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ DNA। कौन सा DNA अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं अपन DNA की संरचना पे। DNA की संरचना पर, DNA की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, यानी DNA की संरचना कैसी होती है और किस प्रकार से होती है। सबसे पहले DNA की संरचना किसने दी और कैसे दी उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो DNA की संरचना की बात की जाए तो पहला पॉइंट आता है अपना वाटसन व क्रिक। ये दो वैज्ञानिक थे। सैन वाटसन क्रिकेट वाला नहीं है। क्रिक ने 1953 में DNA का डबल हेलिकस मॉडल, द्विकुंडली मत प्रस्तुत किया। डबल हेलिकस मॉडल प्रस्तुत किया किसका, DNA की संरचना का 1963 में। किसने, वाटसन और क्रिक ने। और दूसरी अगर बात की जाए विल्किंसन की, किसकी बात की जाए, विल्किंसन की बात की जाए तो इन्होंने DNA की जो संरचना बनाई थी वो थी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का अध्ययन किया था। DNA किसका अध्ययन किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का अध्ययन किया था विल्किंसन ने। और इन तीनों को इस अच्छे कार्य के लिए, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक पुरस्कार दिया गया था, उसे कहते हैं नोबेल प्राइज। क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज। इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में। इन तीनों को मिलाकर संयुक्त रूप से क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। वाटसन व क्रिक को 1953 में, द्विकुंडली मत के लिए विल्किंसन को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के लिए मत दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में। अब चलेंगे अपन बात करेंगे वाटसन और क्रिक के द्विकुंडली मॉडल जो उन्होंने 1953 में दिया किया था, उसमें क्या क्या कहा, किस बारे में कहा, उसके बारे में अपन वाटसन व क्रिक मॉडल की, वाटसन व क्रिक मॉडल की। और वाटसन और क्रिक मॉडल की बात करेंगे तो इसमें जो आपका पॉइंट आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे कि इसके अनुसार DNA में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड DNA में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं। दूसरा पॉइंट आता है यह श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं, अर्थात एक दूसरे के क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। यह श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं। इसके अनुसार DNA में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं और ये एक दूसरे क्या होती हैं, प्रति समानांतर। अगर तीसरे पॉइंट की अपन बात करें तो इनका सारक क्रम यानी नाइट्रोजन सारकों का सारक क्रम विपरीत होता है। जैसे एक पे T होगा तो एक पे A होगा, एक पे T होगा तो दूसरे पे क्या होगा, A होगा। अब बात की जाए फोर्थ पॉइंट की, DNA की बैकबोन यानी मेरुदंड का निर्माण, बैकबोन का निर्माण कौन करता है, बैकबोन का निर्माण करता है आपका एक तो फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल प्लस सकरा, डीऑक्सीराइबोज सकरा। यानी DNA की बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है, आधार स्तंभ होता है, उसका निर्माण कौन करता है, फॉस्फोरिक अम्ल प्लस सकरा। और पांचवें पॉइंट की बात की जाए, इन दोनों श्रृंखला के समकोण पर, इन दोनों श्रृंखला के समकोण पर नाइट्रोजनी सारक होते हैं,
सारक उपस्थित होते हैं। यानी इन दोनों के जो समकोण है श्रृंखलाओं का, उस पर क्या उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजनी सारक उपस्थित होते हैं। अब बात की जाए आगे छठवें पॉइंट की। नाइट्रोजन सारक आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। अगर प्यूरिन की बात की जाए तो देखो, और ए के बीच में, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। एडेनिन और थाइमोन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। यूरेसिल यहाँ पे नहीं पाया जाता, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। ये आपके सामने ए और टी सी के बाद कौन सा बंद पाए जाते हैं, याद रख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं ए और टी सी के बीच में। और अगर 7वें पॉइंट की बात की जाए, एक और पॉइंट, इसका घूर्णन दक्षिणावर्त होता है, इसका घूर्णन दक्षिणावर्त होता है। यानी कैसा होता है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। इन 7 पॉइंटों के आधार पे आप इसको आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। बाद में इसके बचते हैं भौतिक गुण, उनका भी अपन अध्ययन करेंगे। इसके अनुसार डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं, एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। इनका सारक क्रम क्या होता है, विपरीत होता है। डीएनए की बैकबोन का निर्माण फॉस्फोरिक अम्ल प्लस शर्करा से होता है। इन दोनों श्रृंखलाओं के समकोण पर कौन पाए जाते हैं, सारक क्रम पाए जाते हैं। और इनका घूर्णन दक्षिणावर्त होता है। एक बात और देख सकते हो आप, इसमें जो इसकी जो संरचना होती है, इसका क्रम, इसमें एक श्रृंखला होती है आपकी 3' से 5' होती है, और दूसरी श्रृंखला होती है वो कैसी होती है, 5' से 3' होती है। यानी इनका जो क्रम होता है 5' से 3' और 3' से 5', इस प्रकार से दोनों का क्रम क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है, प्रति समानांतर होता है। ये आपका होता है डीएनए की नॉर्मल स्टेप। अब देखते हैं डीएनए के भौतिक गुणों के बारे में। कौन से गुणों के बारे में, भौतिक गुण जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से पता चला था, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। देखो, अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डीएनए इस टाइप से होता है आपका डीएनए। ये आपका इस टाइप से क्या होता है, डीएनए होता है। इसका जो घूर्णन होता है वो कैसा होता है, याद रख लेना, कैसा होता है, दक्षिणावर्त। कैसा होता है, दक्षिणावर्त। और जो अपन नॉर्मली डीएनए पढ़ते हैं, जो अपन नॉर्मली डीएनए पढ़ रहे हैं, सबसे अधिक मात्रा में जो डीएनए पाया जाता है वो कौन सा डीएनए होता है, बी डीएनए। उसे कौन सा डीएनए कहते हैं, बी डीएनए, जिसका घूर्णन कैसा होता है, दक्षिणावर्त। इसकी सांद्रता और इसके भौतिक जो पदार्थ उनमें परिवर्तन किया जाता है तो कौन सा डीएनए बन सकता है। ये एक डीएनए होता है जो एकमात्र होता है, वो कैसा होता है, वामावर्त होता है। 2 डीएनए की बात कर रहा हूँ, वामावर्त होता है, जिसका घूर्णन कैसा होता है, वामावर्त। उसे कहते हैं जेड डीएनए। तो याद रख लेना, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा डीएनए पाया जाता है, बी डीएनए। एक डीएनए और होता है जिसका घूर्णन क्या होता है, वामावर्त, और उसे हम क्या कहते हैं, जेड डीएनए कहते हैं। बी डीएनए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और जेड डीएनए जिसका घूर्णन वामावर्त होता है। अब इसके भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं। आपको मैंने बताया 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, एक 5 से 3 होती है और एक 5 से 3 होती है, और एक दूसरी भी उसके विपरीत होती है, 5 से 3'। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं, एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती हैं। इनके बीच में समकोण पर क्या पाए जाते हैं, आपके नाइट्रोजनी सारक पाए जाते हैं। वो कैसे जुड़े होते हैं, ए और टी, जी और सी, ए और टी, जी और सी, इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ए और टी। तो इस प्रकार से वो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। इनकी चर्चा की जाए और इनकी बैकबोन का निर्माण यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे एक आपका जो राइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोज, और एक फॉस्फोरिक अम्ल, जिनमें कौन सा बंध पाया जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। कौन सा बंध पाया जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। कौन सा बंध मिलता है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध मिलता है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध मिलता है। अब इसके भौतिक गुणों की बात की जाए तो एक कुंडलन की लंबाई, यहाँ पे बात की जाए तो एक कुंडलन की लंबाई, फिर उसके बाद की जाए एक कुंडलन में न्यूक्लियोटाइड की संख्या, न्यूक्लियोटाइड की संख्या
की संख्या, व्यास, अगर इस कुंडलन की व्यास की बात करी जाए, नाइट्रोजन सारकों के बीच की दूरी, सारकों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ये इसके भौतिक गुण होते हैं कुछ जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। और ये एक कुंडलन की लंबाई देखो, ये एक कुंडलन है, यहाँ से स्टार्ट होता है इस टाइप से एक कुंडलन, यह आपका एक कुंडलन, इसकी जो लंबाई होती है वो यहाँ तक कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रोम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रोम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रोम। और एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10, 1 2 3 10 होते हैं। और व्यास कितना होता है इसका, 20 एंगस्ट्रोम होता है, यहाँ से यहाँ तक की, यानी जो ये होती है ना चौड़ाई, यहाँ से ये कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रोम होती है। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रोम होती है। और अगर बात की जाए दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी की बात की जाए तो देखो, एक न्यूक्लियोटाइड 34 होता है पूरा, 10 पाए जाते हैं उसमें, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी हो गई, 3.4 एंगस्ट्रोम। यानी इनके बीच की दूरी कितनी हो गई है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई है, ये हो गई आपकी, ये दूरी हो गई आपकी 3.4 एंगस्ट्रोम, 3.4 एंगस्ट्रोम। अगर नाइट्रोजन सारकों के बीच की दूरी की बात की जाए, इनके बीच की दूरी की बात की जाए, तो ये होती है आपकी 11 एंगस्ट्रोम। कितनी होती है, 11 एंगस्ट्रोम। तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है, 20 एंगस्ट्रोम, 34 एंगस्ट्रोम, ये सब जो आपकी भौतिक गुण है डीएनए के, इनको भी याद रखना जरूरी है। और आपको बता चुका हूँ कि डीएनए जो अपन अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बी डीएनए का। और सबसे ज़्यादा कौन सा डीएनए पाया जाता है, बी डीएनए। और अगर किसी डीएनए का घूर्णन वामावर्त होता है तो उसे हम कहते हैं जेड डीएनए कहते हैं। अब इसके बाद में अपन चलेंगे आगे डीएनए टाइप्स ऑफ डीएनए। अब हम बात करेंगे डीएनए के प्रकार, डीएनए कितने प्रकार का होता है। अब डीएनए के टाइप्स की बात की जाए तो डीएनए मोस्टली जो प्रकार होता है, देखो, पैलेंड्रोमिक, पैलेंड्रोमिक, पैलेंड्रोमिक डीएनए पहला होता है, पैलेंड्रोमिक डीएनए। दूसरा होता है सैटेलाइट, सैटेलाइट डीएनए। और तीसरे अगर डीएनए की बात की जाए तो वो होता है रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योजित डीएनए, पुनर्योजित डीएनए, ये जेनेटिक इंजीनियर में काम आता है। और फोर्थ जो डीएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये 4 प्रकार का डीएनए मुख्यतः हम देखते हैं। इनमें से सबसे पहला पैलेंड्रोमिक, सैटेलाइट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योजित डीएनए। सबसे पहले बात करते हैं पैलेंड्रोमिक डीएनए। अगर इसके बारे में बात करें, वह डीएनए जिसमें विपरीत दिशा में सारक्रम समान होते हैं, विपरीत दिशा में सारक्रम समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर, ये 5 से 3 है, ये 3 से 5 है। इस साइड से चलोगे तो भी वही आएंगे और इस साइड से चलोगे तो भी वही आएंगे। उसको क्या कहते हैं, पैलेंड्रोमिक डीएनए। दोनों तरफ से क्या होते हैं, समान नाइट्रोजन सारक्रम आते हैं विपरीत दिशा में चलने पर। यानी इस साइड से जाओगे ऐसे और इस साइड जाओगे ऐसे, तो उसे कहते हैं पैलेंड्रोमिक डीएनए। दूसरा होता है सैटेलाइट। ये कोई उपग्रह वाली सैटेलाइट नहीं है, पीएसएलवी जीएसएलवी, ये डीएनए का टाइप है सैटेलाइट। देखो इसमें क्या होता है, ये इस डीएनए के टाइप्स में होता है। देखो इसमें वह डीएनए जिसमें सारक्रम की पुनरावृत्ति होती, रिपीटेटिव सीक्वेंस प्राप्त होते, पुनरावृत्ति होती है, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। वह जिसमें सारक्रम की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, उसे कौन सा डीएनए कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। वह जिसमें सारक्रम की क्या होती है, रिपीटेटिव सीक्वेंस पाए जाते हैं, उसको कौन सा डीएनए कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस में काम आता है, बायोटेक्नोलॉजी में काम आता है, बायोटेक्नोलॉजी में काम आता है। और ये किस में आता है, कि जेनेटिक इंजीनियर में, जैव अभियांत्रिकी, यानी जैव अभियांत्रिकी में भी काम आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है। देखो इसमें होता क्या है, जैसे सपोज दैट मेरा डीएनए है,
मेरे डीएनए में अगर किसी दूसरे डीएनए को मैं जोड़ दूंगा, किसी दूसरे के डीएनए के जोड़ दूंगा, तो उसे क्या कहेंगे? पुनर्योजित डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा डीएनए कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी मान लीजिए मेरा डीएनए ये था और मैंने इसको कट किया, एंजाइमों की सहायता से कट करके मैंने इसमें क्या जोड़ दिया? इसमें दूसरा डीएनए जोड़ दिया। तो ये डीएनए, ये मेरा डीएनए, ये दूसरा डीएनए, और ये क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है और इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योजित डीएनए। बीटी कपास का आपने सुना नाम होगा, बैसिलस थ्रोजेंसिस सुपरबग का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत से बायोटेक्नोलॉजिकल जीएम प्रोडक्ट यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है। अब लास्ट बात करते हैं अपन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की। तो इस डीएनए की स्टैंडर्ड की बात की जाए तो देखिए इसमें क्या है, इसकी खोज की थी इस वायरस में, और सिन श्मायर ने खोज की थी। सिन श्मायर ने खोज की थी इसकी। और वैसे डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है। वो पाया जाता है आपके इस वायरस में। इस वायरस में मल्टीपल 174 वायरस में सिन श्मायर ने इसकी सिंगल स्टैंडर्ड वायरस की खोज की। ये 4 प्रकार के आपको 4 गोफ रूल। या 4 गोफ का नियम कहते हैं। 4 गोफ का नियम, 4 गोफ रूल या 4 गोफ का नियम। देखो इसके नियम के अनुसार पहली तो आपको बात क्या याद रखनी है? 2 पॉइंट होते हैं इसमें, 2 पॉइंट होते हैं, उनको याद रखना है। 2 पॉइंट कौन से होते हैं? आपके प्यूरिन की संख्या किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती? पिरिमिडीन के बराबर। प्यूरिन की संख्या इज इक्वल टू पिरिडीन की संख्या। ये नियम पहली बात तो क्या कहता है? प्यूरिन की संख्या यानी एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन। ये नियम पहला तो ये कहता है कि प्यूरिन की संख्या किसके बराबर होती है? पिरिडीन की संख्या के बराबर होती है। प्यूरिन की संख्या किसके बराबर होती है? पिरिडीन की संख्या के बराबर होती है। और दूसरा तथ्य ये कहता है ए और टी का अनुपात और जी और सी का अनुपात, ए और टी का अनुपात फिक्स होते हैं। ए और टी का अनुपात और जी और सी का अनुपात क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। यानी ए की संख्या किसके बराबर होगी? एडेनिन की संख्या होगी थाइमिन के बराबर होगी, और गुआनिन की संख्या किसके बराबर होगी? साइटोसिन के बराबर होगी। गुआनिन की साइटोसिन के बराबर होगी। एडेनिन की संख्या किसके बराबर होगी? थाइमिन की, और गुआनिन की संख्या साइटोसिन के बराबर होगी, क्योंकि प्यूरिन की संख्या है पिरिमिडीन की संख्या के तीसरा। इसमें यह कहा जा सकता है ए प्लस टी जी प्लस सी, ये अनुपात बराबर नहीं होता, बराबर नहीं होता। सबके लिए अलग अलग होता है। सबके लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। यह अनुपात बराबर नहीं होता। ए प्लस टी जी प्लस सी अनुपात बराबर नहीं होता। ए प्लस टी जी प्लस सी अनुपात बराबर नहीं होता, बराबर नहीं होता। और ये ही किसका नियम है? चार गोफ का रूल है। 4 गोफ का रूल है। प्यूरिन की संख्या पिरिमिडीन की संख्या के बराबर होती है। डीएनए की स्ट्रक्चर और वाटसन क्रिक मॉडल अपन ने, टाइप्स ऑफ डीएनए और 4 गोफ का रूल अपने इस वीडियो में देख लिए हैं। अगले वीडियो में अपन देखेंगे एक तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, और जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे, और डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल से समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। धन्यवाद।